चलिए तो शुरू करते हैं सर। स्टार्ट करें। अच्छा, एक एक्सप्रेशन स्टार्टिंग से हम क्यों ना लेके चलें। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हियर, ये वी और गो। एक बार पूरा बोल दीजिए। जब हम कभी भी कहते हैं ना, चलो चलो शुरू करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं कोई भी चीज़ को। जैसे हम सब पिताजी का वेट कर रहे थे, एक बार वो आ जाएं तो उसके बाद खाना खाते हैं। तो जैसे पिताजी आए तो कहते हैं बैठ के, चलो बेटा शुरू करते हैं। आप अक्सर इस वर्ड को पाओगे। जैसे क्रिकेट का मैच होता है तो अक्सर मैंने देखा है कि जब वो पहली बॉल डालने के लिए दौड़ता है ना प्लेयर, तो इंग्लिश में कहते हैं हियर वी गो। इस हियर वी गो का मतलब होता है चलो शुरू करते हैं। मैं चाहूंगा कि प्लीज इस सेंटेंस को एक बार फिर पढ़ दें आप लोग। हियर वी गो। आज की इंग्लिश की क्लास में हम दो चीजों पे सबसे मेन काम करेंगे सर। अक्सर लोग कहते हैं कि सर बातचीत करना आना सबसे पहली जरूरत है। मैं कहता हूँ बिल्कुल। पर बातचीत करने में कभी आपने ऑब्जर्व करा, दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। एक सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको कोई भी बात बतानी आनी चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बात यह है कि आपको कोई बात पूछनी भी आनी चाहिए। इजंट इट। देखिए, आप मेरी बात से कभी भी सहमत हो जाए तो सहमत होने की इंग्लिश को हम अग्री कहते हैं। अग्री माने तो सहमत होना होता है। और आप अपने लिए कहीं ना कहीं तो क्या लगाते हैं, आए। सो एक बार सेंटेंस बोल दें। देखो, आप हर सेंटेंस से अपने आप को अपडेट करना शुरू करें। हम कोई कंडीशन पैदा करेंगे तब चीजें सीखना शुरू करेंगे। ये हो सकता है कि इस तरीके से भी हम इंग्लिश को सीख लें। पर एक और बात सोचिए, जो चीज़ हमारे विचारों में आ रही है, जो बात हमारे समझ में आ रही है, क्यों ना हम उसको वहीं से शुरू कर दें। कहीं ना कहीं सीखना तो हर एक संडे से। हाँ, जहाँ तक समझ की बात है, कुछ चीज़ों की आपको समझ बनाने के लिए टाइम लगेगा, कुछ के लिए नहीं लगेगा सर। तो धीरे धीरे बैच में तो सारी चीज़ें कवर होती रहेंगी। बट मुझे लगता है कि हर पल के साथ, हर मोमेंट के साथ कुछ भी ऐसा जो आपको मिल रहा है उसको बोलना शुरू कर दें। चलो तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। अच्छा, कैसे बोलेंगे शुरू करते हैं। हेयर तो बाल होते हैं। हाँ, तो राइट प्रोनाउंसिएशन हियर होगा। एक बार मन से बोलिए। अच्छा, एक सेंटेंस आपने बोलना सीखा कि अगर किसी की बात से हम सहमत हो जाए तो क्या बोलेंगे, आए। ठीक है। जैसे आप सब जानते हैं कि क्लास अब जो होनी थी शुरू, वो तो 9 बजे होनी थी, पर आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो स्वास्थ्य रात भी अच्छा नहीं था, तो लेट हो गया मैं थोड़ा सा सुबह उठने में। तो स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मैंने को लगा मैं यहीं से अपनी बात को शुरू करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बच्चों, एक इंग्लिश में बहुत प्यारा एक्सप्रेशन है। अंडर, अंडर के बाद द के बाद वेदर। ये जो मौसम होता है ना बेटा, इस इंग्लिश में हम वेदर कहते हैं। आपने कभी देखा होगा तो आदमी की थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो जाती है। थोड़ी बहुत तबीयत का खराब का मतलब क्या है कि थोड़ा सा स्वास्थ्य उस व्यक्ति का साथ नहीं दे रहा। एम आई राइट और नॉट। तो आपने ये चीज वहां भी महसूस की होगी, जैसे ही कोई मौसम बदलता है तो लोग थोड़े बहुत बीमार पड़ जाते हैं। तो वहां से इंग्लिश में एक वर्ड डेवलप हुआ है कि जब भी हम किसी को ये कहना चाहें कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसे इंग्लिश की भाषा में हम एक वर्ड से बोलते, बोल के दिखाइए। अंडर द। अब मैं एक बहुत प्यारी बात इंग्लिश की ग्रामर की आप लोगों को अपडेट करता हूँ। सर सुनने के देखना। मैं दो अलग अलग सेंटेंसेस बोलूंगा, इन सेंटेंस के बीच के फर्क को देखना आप। मैंने कहा सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, एक ये सेंटेंस सुनिए। एक ये सेंटेंस सुनिए, मैं पढ़ाता हूँ। मैं रिपीट करूंगा बेटा, ध्यान से देखना। सर मैंने एक सेंटेंस में कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और एक सेंटेंस में मैं कह रहा हूं कि मैं पढ़ाता हूं। इन दोनों सेंटेंस में एक बात फील करना। इसमें से एक सेंटेंस ऐसा है जिसमें आपको कोई काम दिख रहा होगा। बताओ सर वो कौन सा सेंटेंस है। दैट्स ग्रेट सर। जब मैंने कहा कि मैं पढ़ाता हूं तो इस सेंटेंस में कोई काम दिखा होगा आपको। पर मैं बीमार हूं, इसमें तो कोई काम ही नहीं है। एक बार और फिर एक कॉम्बिनेशन देखते हैं। अगर मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, इस सेंटेंस को फील करना सर। मैं गाड़ी चला रहा हूं, क्या इसमें कोई काम दिखा आप लोगों को। क्या है वो काम, चलाना। पर अगर मान लो मैं ये कह दूं मैं बिजी हूं, बिजी, मैं बिजी हूं, तो बताइए इसमें कोई काम। सर सुना नहीं। एक एक्सप्रेशन में आप लोगों को बता दूं इंग्लिश में, मेरे साथ बोला सर। हार्ड, हार्ड के बाद ऑफ, ऑफ के बाद हियरिंग। इस वर्ड को पूरा पढ़ दें।
एक बार फिर से पढ़ दें। वैसे अपने लिए जोड़ लेता हूं मैं, अपने लिए कहीं ना कहीं इंग्लिश में क्या हूं, आई। आई के साथ तो एम पूरा बोल दीजिए, आई एम। जब हम किसी भी व्यक्ति को ये कहना चाहें कि मुझे ऊंचा सुनता है, मुझे सुनने में तकलीफ है, ऊंचा सुनता है, सुनने में तकलीफ है, होता है ना कई बार बहुत सारे लोगों को हियरिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सुन नहीं पाते ठीक से, ऊंचा सुनता है। तो बेटा जो ऊंचा सुनता है ये हम हिंदी में बोलते हैं ना, उसे इंग्लिश में हार्ड ऑफ हियरिंग बोलते हैं। अगर ये बात आपने अपने लिए बोली तो आई एम करके बोली है। अगर ये बात मैं अपने ग्रैंडफादर के बारे में बोलता तो क्या आपको पता है? वेरी गुड, मेरे साथ पूरा सेंटेंस आने सर, माय ग्रैंडफादर इज, करेक्ट, एक बार फिर बोलिए, माय ग्रैंडफादर इज। तो मैं चाहूंगा सर क्लास में जितने भी लोग हैं, मेरा एक ही मोटिव है, जब आप खुल के बोलेंगे तो अंदर की हेजिटेशन निकलेगी डियर। जब हम बोलते हैं ना बेटा, तो उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे हमने कुछ बोला है तो वो सुनेंगे भी, एक तो हमारी ही आवाज हमारे कानों में पड़े। कभी है ना, आप अपने आप को रिकॉर्ड करके सुनना, वीडियो में रिकॉर्ड करके सुनना, आपको वास्तविकता में पता चलेगा कि आप किस लेवल पर जाके चीजों को बोलते हो। और खुद को सुनना बड़ा जरूरी है सर। इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम अपनी खामियां कमियां, जहां हमें लगता है कि यार मुझे इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, वो पता चलता है। साथ ही साथ यहां भी पता चल जाता है जब चीजों को आप खुल के बोलते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सर जो भी बच्चा आप में से मेरे साथ एक वर्ड बोलेंगे सर, स्पीक। बहुत बड़े बेटा बोले स्पीक अप, एक बार पूरा बोल दीजिए। अक्सर सुना होगा अपने लोगों को कहते हो कि आवाज को उठा लो। जब कहते हैं अपनी आवाज उठा लो तो उस इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इट्स ग्रेट, फिर से बोलिए। अब मैं इन चीजों को एक बार पूछ लेता हूँ, फिर इसके बाद अपनी क्लास को शुरू करता हूँ दोबारा से। जो दो बात मैं दो संडेस पे छोड़ रहा था वहीं पे आता हूँ, पर पहले एक बार, अच्छा, मैं क्यों पूछता रहता हूँ बीच में, इसके पीछे भी एकमात्र रीजन है। जितनी चीजों को हम, मतलब जब भी चीजों को हम बार बार करके देखते हैं तो अक्सर उससे हमारी फेमिलियरिटी बढ़ जाती है, मतलब फेमिलियर उससे हो जाते हैं हम। और जितनी चीजों को लेके आप फेमिलियर हो गए ना बेटा, आप समझ जाना आपकी कंफर्ट लेवल का भी लेवल बढ़ जाएगा। किसी भी चीज को आपने एक तो एक बार बोला है, किसी चीज को आपने बार बार बोला है, तो देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस सर। आप देखना जब एक बार बोला है तो आपके कॉन्फिडेंस का लेवल उतना अच्छा नहीं होगा बेटा, पर जब चीजों को बार बार बोला है तो ऐसा लगेगा तो मैं रोज ही बोल लेता हूँ या बोल लेती हूँ। तो वो सिचुएशन आएगी ना जैसे, तो अपने आप ही आपकी जुबान उन शब्दों को फेंक देती है। तो हम सब टीचर्स की एक आवश्यकता है, मैं इसे ना नीड मानता हूँ टीचिंग की, कि चीज़ों को समझाकर बार बार सिचुएशंस में उन चीज़ों को लेके आना चाहिए। इससे होगा क्या कि बच्चे बार बार जब सोचेंगे तो उनके सीखने का लेवल बढ़ जाएगा। तो एक बार बताइए सर, जब कहते हैं अपनी आवाज़ उठा लो तो कैसे बोलेंगे? दैट्स ग्रेट, क्या बोला आपने? मैं कैसे कहूँ मुझे ऊंचा सुनता है? चलो शुरू करते हैं। हाँ जी। अच्छा, वो थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो तो? दैट्स ग्रेट, अंडर द, किसी से सहमत होने पर? अच्छा, इस बोर्ड पे देखिए, अब मैं जो दो सेंटेंस आपसे बुलवा रहा हूँ मैं उसी पे लेके आता हूँ। अब गौर से देखिए, एक सेंटेंस मैंने बोर्ड पे यहाँ लिखा है, और ध्यान से देखिए एक सेंटेंस मैंने बोर्ड पे यहाँ लिखा है। आपने महसूस किया हो बच्चों, पता नहीं किया नहीं किया, पर आपके बोर्ड पे एक सेक्शन में 50% इंग्लिश लिखी है, 50% आपकी भाषा के सेंटेंसेस एक पार्ट में लिखे हैं। चलो मैं इसको फील करवाता हूँ। आप इस सेंटेंस को आई के बारे में बोल रहे हैं और प्रेजेंट का बोल रहे हैं इस समय, क्योंकि सहमत तो आप मेरी बात से अभी हैं। सेम इसी तरीके से आपको सुनने में तकलीफ अभी है, इस वक्त है। ये दोनों सेंटेंस इस वक्त के हैं जिस वक्त में मैं और आप खड़े हैं। पर आपने फील करा सर, इस सेंटेंस में हमने एम को लिखा पर इसमें नहीं लिखा। यही एक बात है जो हम लोगों को बहुत बारीकी से सुननी चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि इस सेंटेंस को जितनी बार पढ़ो उतना कम है। क्या? कि आपकी भाषा में दो ही तरीके के सेंटेंसेस मिलेंगे बेटा, एक एक्शन और एक नो एक्शन। आप शायद ना फील कर पाए, मैं फिर से बोलता हूं, एक एक्शन और एक नो एक्शन। एक्शन से मेरा मतलब काम से है, और नो एक्शन का मतलब मेरे पास काम नहीं है। जब मैंने आपके सामने कहा कि मैं गाड़ी चलाता हूं, तो सोच के देखिए इसमें काम दिखा होगा आपको, चलाना। पर जब मैंने कहा मैं बीमार हूं, तो शायद इस सेंटेंस में आपको कोई काम नहीं दिखा होगा। यही वो दो लेवल कहना चाह रहा हूं।
आपने कभी पता नहीं देखा नहीं देखा सर, ग्रामर को कितना फील किया आपने, मैं नहीं जानता, पर करना चाहिए सर। आज से एक काम करना सर, आप सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे सेंटेंसेस को फील करना। आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी साफ साफ दिखाई देंगे जिनमें कोई अलग से काम नहीं होगा। देखिए, मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट लगाऊंगा पढ़ाने में, तो थोड़ा बहुत कमी रह जाए स्वास्थ्य की वजह से तो थोड़ा एडजस्ट आप कर लेना। आप भी प्लीज अपना बेस्ट लगाना सर। तो मैं जो कह रहा था सर, मैं ये कह रहा था कि आज पूरे दिन में जब आप देखें ना, तो प्लीज ऑब्जर्व करना आने वाले कुछ दिन तक भी, कि आप एक बात बड़ी कॉमन पाएंगे कि आपके 50% सेंटेंसेस ऐसे हैं पूरे दिन में जिनमें कोई काम ही नहीं है, जिसमें कोई एक्शन ही नहीं है, कोई वर्ब ही नहीं है, और बोलते तो हैं हम उन्हें। जैसे अभी कहा आपने, मैं बीमार हूं, जैसे मैंने कहा बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं बीमार हूं, तो इस सेंटेंस में कोई काम नहीं है। ये सुनो सर, मतलब ये बात समझ में आई? तो बस आप मुझे ये बताना, जब मैं दो सेंटेंस बोलूं तो इनमें से कौन सा एक्शन और कौन सा नो एक्शन, बोल देंगे आप सर? चलो मैं पूछता हूं। अगर मान लो मैं ये कहता हूं कि मैं अखबार पढ़ रहा हूं, हाँ जी, चलो मैं कहता हूं मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मुझे लग रहा था, मुझे पता है क्या लगा, प्रदीप कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है बच्चों को लगा अगर पहला एक्शन का सेंटेंस बोला है तो दूसरा नो एक्शन का होगा। हाँ मुझे फील हुआ। अच्छा देखो, क्या खड़ा होना कोई काम नहीं है? हम कहते भाई साहब खड़े हो जाओ, क्यों खड़े हो? क्या खड़ा होना कोई काम नहीं है? पर आपने तो नो एक्शन कह दिया। अच्छा चलो, मैं बैठा हूं, मैं बोल रहा हूं, हाँ जी, मैं खुश हूं। जब हम लगे ना कभी सामने वाले ने गलती कर दी, तो इंग्लिश में एक एक्सप्रेशन जरा ध्यान से देखिए, मेरे साथ बोले यू। अब बोले नहीं सर यू, आवाज को क्या कर लें, दैट्स ग्रेट, बोले पूरा बोलिए, यू आर मिस्टेकन। बहुत बड़े, फिर से बोलिए। जब कोई व्यक्ति ना छोटी मोटी गलतियां कर दे तो यू आर मिस्टेकन कहते हैं। कई बार हम अक्सर इस सेंटेंस बोल देते हैं यू आर रॉन्ग। अच्छा, यू आर रॉन्ग आप तब बोले जब किसी व्यक्ति की ओपिनियन, किसी का बिलीफ सिस्टम बेकार है। कहते भाई साहब आप बिल्कुल गलत है, पूर्णतः गलत है, तो ऐसी सेंस में तो मैं मानूंगा भी। पर कई बार ऐसा होता है ना कि किसी व्यक्ति से कोई गलती हो गई है, उसने कुछ गलत बोल दिया है या गलत लिखा गया है, तो आप ऐसे में ना थोड़ा लाइट करके बोलना चाहिए ना, लाइट करके, तो आप उसे मिस्टेकन कह दीजिए। एक बार सेंटेंस बोल के दिखाइए। कल मैं देख रहा था सर, मैं क्या ना छोटे बच्चों को पढ़ा रहा था यहाँ पे क्लास में, ट्यूशन वाले बच्चों को। तो मैं क्या कर रहा था, मैं लिख रहा था। अच्छा, लिखते लिखते क्या हुआ कि मेरे से गलती से वो सेंटेंस में जो वर्ड था ना, जो मैं उनको बोल रहा था, मेरा ध्यान चला गया बच्चे की तरफ और मैंने वो देखा नहीं। तो उसको मैं कह रहा हूँ बेटा तेरे को समझ में आ रहा है ना? और लिख मैं सेंटेंस कहीं पहले मैंने लिखना शुरू किया योर फादर के बारे में, तो गलती से योर फादर में आर तो लिखा नहीं, मैंने यू फादर लिख दिया। और बच्चा 3-4 दिन से हमारे पास आने लगा है। अब घुल मिल तो गया हमसे। तो वो मेरे को बोलता है सर एक बात बोलूं? मैंने कहा "हाँ बेटे बताओ"। सर यू आर मिस्टेकन। मैंने कहा, अब देखो, मैंने नहीं पढ़ाया था उसको स्ट्रक्चर, मैंने एक्सप्रेशन उसको नहीं पढ़ाया था। उसने कहा सर यू आर मिस्टेकन। मैंने कहा बेटा क्या दिक्कत है, क्या गलती करी? सर इसमें आर मिसिंग है। योर में आर भी तो लगाइए। पर मैं ये एक्सप्रेशन जो आपके सामने बोल रहा हूँ, इट्स अ वेरी कॉमन एक्सप्रेशन सर, बहुत लोग यूज करते हैं, बहुत यूज करते हैं। और मैं चाहता हूं कि इस एक्सप्रेशन को आप भी बहुत अच्छे तरीके से यूज करना सीख जाएं। अक्सर जब भी लगता है सामने वाला गलती करके बैठा है या उसने कोई गलती कर दी, तो आप उसे बोल सकते हैं सर यू आर, दैट्स ग्रेट, एक बार फिर बोल दीजिए सर। अच्छा बताइए कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या उसमें बोलना बहुत जरूरी है? ये बात सच है सर। बिना बोले आप बोलना कैसे सीख सकते हैं? बोले बिना काम चलेगा नहीं सर। लिखना लिखने से आता है, बोलना बोलने से आता है, पढ़ना पढ़ने से आता है। ये बात हमेशा महसूस करना सर इस बात को। तो प्लीज आपको बोलना जरूर है मेरे साथ। तो मैं कह रहा था दो तरीके के सेंटेंसेस है सर, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें मिलेगा एक्शन और एक ऐसा है। आज नॉन एक्शन के जितने भी सेंटेंसेस हम बोलते हैं लाइफ में, मैं सबको लेके आने वाला हूं। आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारी, पर मैं धीरे धीरे जो बेस बनाना चाह रहा हूं उसको फील कीजिए आप लोग। अब सुनिए, नो एक्शन का मतलब जिसमें कोई काम नहीं है बेटा। अब मेरी दूसरी इंपॉर्टेंट बात आ गई, उसको सुनना। किसी भी सेंटेंस को अगर हम बनाते हैं तो सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक्शन। अगर मेरे सेंटेंस में
कोई काम नहीं है तो फिर वो सेंटेंस भी नहीं है। अगर मेरे सेंटेंस में कोई काम नहीं है तो फिर वो सेंटेंस भी नहीं है। अब आप कहेंगे सर कैसी बात करते हो, आपने अभी 5 मिनट में बार बार हमसे बुलवा के एक चीज महसूस कराई कि दो तरीके के सेंटेंस होते हैं, एक एक्शन और एक नो एक्शन। एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कोई काम मिलेगा और एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कोई काम नहीं मिलेगा। और अब आप खुद ही कह रहे हैं कि हर सेंटेंस में एक्शन तो होना ही चाहिए। हाँ सर, मैं बिल्कुल मानता हूं, मैं यही कह रहा हूं। फिर क्या करें सर, हर सेंटेंस में तो वर्ब चाहिए चाहिए। पर मैंने तो भी आपके सामने करीबन कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी बोले जिनमें तो कोई काम था ही नहीं। तो फिर कैसे बात बने? तो बेटा इंग्लिश में सबसे ज्यादा अगर कोई एक्शन यानी कि वर्ब यूज होती है, जैसे बोलना एक काम है, सहमत होना एक काम है, जाना एक काम है ना जी, ये सारे काम ही तो थे। तो इंग्लिश में एक ऐसी वर्ब है बेटा जिसके ऊपर मास्टरी आपकी होनी चाहिए, वो वर्ब इंग्लिश में बी। अगर किसी सेंटेंस में अलग से कोई काम नहीं दिखे ना सर, अलग से कोई काम ना दिखे, तो वहां पर अपने पास से एक काम ले आओ जिस काम को इंग्लिश में बी कहते हैं। बी भी एक वर्ब है बेटा। और ये कब चाहिए? अब देखो, आप लोगों को सेंटेंस बोलना आए या ना आए, पर आपको ये 100% पता चल गया होगा कि किन किन सेंटेंस में बी लगाना है। बताइए सर, मुझे बताना है सेंटेंस में बी लगेगा नहीं लगेगा, मैं खुश हूं। क्या इसमें बी की वर्ब आएगी? क्या सेंटेंस बी की वर्ब से बनेगा? मैंने कहा आदमी को ईमानदार होना चाहिए यार। बताइए क्या ईमानदार कोई काम है क्या? सर प्लीज मन से बताइए सर, ईमानदार कोई काम है क्या? पर मैंने कहा आदमी को ईमानदार होना चाहिए, तो इस सेंटेंस में कौन सी फॉर्म लगेगी सर? बी की फॉर्म लगेगी। हर वो सेंटेंस जिसमें आपको अलग से कोई काम ना दिखे ना बेटा जी, हमेशा याद रखिएगा इसे सेंटेंस बी की वर्ब से बोलते हैं। ये सुनो, बताना सर ये बी की वर्ब से बोलेगा क्या? बताना आप सारे बच्चे। मैंने कहा मैं पढ़ाता हूं, इसमें मुझे चाहिए नहीं सर, क्योंकि मेरे पास पढ़ाना एक काम है। पर अगर मैं कह दूं मैं टीचर हूं, 100% चाहिए सर, क्योंकि टीचर कोई काम नहीं है। टीचर उन आदमी का प्रोफेशन है। प्रोफेशनली वो व्यक्ति क्या है? टीचर। ये कहा जा रहा है, इसमें कोई काम नहीं था। तो हर वो सेंटेंस जिसमें कोई अलग से काम देखने को नहीं मिलता ना सर, तो वहां पे हम बी की वर्ब ले आते हैं। एवरीबडी सर, जब आपको क्लियर हो जाए तो बोल दीजिए आई हैव गॉट इट। दैट्स ग्रेट। एक बार फिर बोलिए सर। इसका मतलब मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। आई हैव, दैट्स गुड, आई हैव। आगे देखिए सर, तो बी की कंप्लीट फॉर्म है सर बी। इसी को दूसरे शब्दों में हम कहते हैं इज एम आर। सर ये इज एम आर बी की ही फॉर्म होती है। अगर मैं सेकंड फॉर्म की तरफ चलूं तो सर एक वर्ड है वोज और नीचे है वर, और थर्ड की तरफ चले तो सर दैट्स बीन। तो क्या इस वर्ब को आप फील कर पा रहे हैं? सब बोल के दिखाइए। अब आपका नेक्स्ट जो टारगेट है आने वाली कुछ मिनट के अंदर, ये सारे चीजों को सीखने का, ये और ये। तो आज पता नहीं कितने सारे सेंटेंसेस हैं हम लोग जो सीख के जाने वाले हैं। चलें सर शुरू कर दें फिर अपनी क्लास को। ठीक है सर, मैं वहीं से शुरू करता हूँ ना जहाँ मुझे एक सेंटेंस मैंने बोला था सर, कि तबीयत खराब होने वाली बात मैंने बोली थी। तो तबीयत खराब होने के लिए मैंने एक वर्ड यूज करा था सर। क्या बीमार होना कोई काम है? आर यू श्योर बेटा? अच्छा देखिए, जिस सेंटेंस में कोई अलग से वर्ब ना मिले, तो क्या अपने पास से वर्ब लेके आते हैं? क्या वो बी की वर्ब होती है? अब थोड़ा सा फील करिएगा सर, बी की फॉर्म अगर देख रहे थे हम, तो क्या उसमें आपने इज एम आर भी देखा? सुनिए, कितने टाइम है, एक बार मन से, ये वाला आएगा, चला गया। आर यू गेटिंग मी और नॉट गाइस? 3 टाइम होते हैं ना बेटा। ये वाला कौन सा है? आर यू श्योर? सर जब भी बात आप और मैं इस समय की करते हैं, किस समय की? जिस समय में आप और मैं खड़े हैं। अगर हम इस समय की बात करेंगे तो फिर ऐसे सेंटेंसेस में हम इज एम आर लेके आएंगे। बताइए सर, इज एम आर किस टाइम में आता पता चला? कौन से टाइम में आएगा? सर बताइए, तबीयत मेरी कब खराब है? प्रेजेंट में, अभी ना। तो क्या बोलूं सर, आई अंडर द वेदर? एक बार फिर बोल दीजिए सर, आई एम अंडर द वेदर। यस बेटा। नहीं, अंडर द वेदर आदमी की कंडीशन है। देखिए अवस्था क्या होती है, कंडीशन क्या होती है, जो समय के साथ बदल जाए। मेरी अभी तबीयत खराब है, पर ऐसा नहीं है कि मेरी हमेशा तबीयत खराब रहने वाली है।
एक मोमेंट ऐसी भी आएगी सर जब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, तो मैं हमेशा तो बीमार नहीं रहने वाला। इसे कंडीशन कहते हैं बेटा। और जब अनिश कंडीशन की बात करेंगे ना बेटा, तो नो एक्शंस की चीजें होती हैं। जैसे आप खुश हैं, आप इसी पल खुश हैं, क्यों खुश हैं? क्योंकि आपने बहुत सुंदर पेन खरीदा है, पर अगले ही पल पता चले कि वो पेन गिर के टूट गया, तो आपकी खुशी नहीं रहेगी। अब आप दुखी हो जाएंगे। तो ये खुश होना आपकी कंडीशन थी सर, अवस्था थी, स्टेट। उसको हम नो एक्शन कहते हैं। एवरीबडी यस नो? जी सर। हाँ सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ सर, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने मुझसे पूछा है। सर अक्सर हम वर्ब की फॉर्म को देखते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में देखता हूँ सर, तोड़ने की इंग्लिश को ब्रेक बोलते हैं सर। सर सेकंड फॉर्म ब्रॉक होती है, और थर्ड फॉर्म देखेंगे तो सर ये ब्रोकन होती है। बच्चों, सर ने जो क्वेश्चन पूछा ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वेल। सर आप एक बात फील करना सर, कि किसी भी वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है ना सर, ये थर्ड फॉर्म, और किसी भी वर्ब में आईएनजी लगा के जो हम फोर्थ फॉर्म बनाते हैं, एक तो किसी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म और किसी भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो हम ये देखते हैं बच्चों, जेन्युइन तरीके से ये दोनों वर्ड एडजेक्टिव्स का भी काम करते हैं। एडजेक्टिव से मेरा मतलब क्या है सर? सर एडजेक्टिव से मेरा मतलब एक ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति या चीज के साथ लग कर उसको डिफाइन करने का काम करे सर। डिफाइन करने का सर कैसे? जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे आपके सामने सर एक वर्ड लिया चेयर, और चेयर के सर जस्ट पहले मैंने लिखा सर वाइट, अ वाइट चेयर। तो शायद चेयर के पहले लिखा व्हाइट वर्ड बता रहा कि चेयर कैसी है। एक और देखिए सर, अगर मान लो मैं यहाँ पे इसके जस्ट व्हाइट चेंज कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर न्यू, अब मैं लिखता हूँ अ न्यू चेयर, शायद ये भी चेयर की पहचान है। और देखिए सर, अगर मैं आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ सर वुडन, शायद आप कहेंगे फिर दोबारा से कि चेयर कैसी है, लकड़ी की बनी हुई है, तो ये भी इसकी पहचान है। सर मैं एक और लिखता हूँ ब्रोकन, अ ब्रोकन चेयर। आपको फील हो रहा होगा सर, ये भी चेयर की पहचान है। जैसे वाइट कहने से कलर पता चला, न्यू कहने से एज पता चली, वुडन कहने से मटेरियल पता चला, ऐसे ब्रोकन कहने से उसकी अवस्था पता चली, कंडीशन पता चली सर। कैसी कंडीशन है? टूटी हुई कंडीशन है, टूटी हुई कंडीशन है। तो सर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ये दो सेंस आती है सर। एक तो तब आती है जब कोई काम हो चुका है। जैसे सर देखिए, मान लो मैंने कह दिया देखो ये मार्कर मैंने तोड़ दिया, तो मैं यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा हूँ कि काम जो था तोड़ने वाला इस मार्कर के साथ मैंने कर दिया। एक ये सेंस है सर। थोड़ी देर बाद हम ये कह दे तो टूटा हुआ है, तो शायद हम यहाँ पे ये तो नहीं कह रहे कि हमने काम कर दिया, पर हम शायद ये बता रहे कि मार्कर इस समय कैसा है, टूटा हुआ है। तो कहने के ढंग हमारे अलग अलग है सर, तो बोलने का तरीका भी अलग अलग होगा। पर सीखने वाली बात यह है कि किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म से हम दो सेंस लेके आते हैं। एक ये सेंस कि वो काम हो चुका है, और एक ये सेंस कि वो कैसा है। और सर ऐसा केवल थर्ड फॉर्म से ही नहीं करते सर, ऐसा हम आईएनजी की फॉर्म से भी करते हैं। आईएनजी की फॉर्म से करते हैं। उससे पहले मैं एक थर्ड फॉर्म का एग्जाम्पल और दे दूं आप लोगों को सर, जरा सब बच्चे सब ध्यान से देखना। हम कई बार कहते हैं कि आई एम वॉरिड। अक्सर देखा होगा आपने सेंटेंस को लोगों से। एक वर्ड देखा होगा आप लोगों ने सर, आई एम मैरिड। इस सेंटेंस में हमें एम क्यों लगाना पड़ा सर? क्योंकि मैं फिलहाल अपने आप को शादीशुदा दिखाना चाह रहा हूं, तो उसमें मतलब मेरी अवस्था हो गई, मैरिड हूं मैं, तो मैरिड होना मेरी अवस्था है सर, परमानेंट तो नहीं है। ईश्वर ऐसा ना करे कि कोई अनहोनी हो जाए, तो नहीं है, वाइफ नहीं है अब, तो मैं मैरिड तो नहीं कहूंगा अपने आप को। या आज व्यक्ति कुआरा है, शाम को शादी होनी है, तो अभी तो वो अनमैरिड है, फिर शाम को शादी होने के बाद वो कह सकता है मैं मैरिड हूं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों को कि जो थर्ड फॉर्म है सर, ये विशेषता दिखा सकती है, अनवैरिड। सेम इसी तरीके से आईएनजी वाली वर्ब भी पहचान कराने का काम कर सकती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखिए सर, मैंने यहाँ पे लिखा सर एन, एन के बाद इंटरेस्टिंग, और इंटरेस्टिंग के बाद सर मैंने लिखा स्टोरी। तो स्टोरी के जस्ट पहले एक आईएनजी वाला जो वर्ड है वो ये दिखा रहा है कि क्या, कि कहानी है तो कैसी है, कहानी है बड़ी अच्छी, मजेदार। मजेदार, तो मजेदार है तो उसको हमने इंटरेस्टिंग बोला।
तो इस वजह से सर वो सेंटेंस में वहां पे मिस्टेकन जो आदमी की अवस्था है, अगले पल उसे वो ठीक बोलने लगेगा था सर, वो ओके हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, पर अभी उसने गलत बोला तो इसलिए मैं उसको बोला यू आर मिस्टेकन। तो इसी वजह से सर वो सेंटेंस आर से मिला था यहाँ पर, ये वाला सर जो आपने पूछा था मेरे से। सर क्लियर हुआ? अच्छा रहेगा सर आप जितने भी लोग क्लास में बैठे हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें। वन इज लेक्चर एंड सेकेंड इज डिस्कशन, सो देर मस्ट बी डिस्कशन विद इन द क्लासरूम, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आपस में एक दूसरे से पूछ रहे हैं, इससे घुलना मिलना भी होता है। आप जितना ज़्यादा इंटरेक्ट हम लोगों से करेंगे सर, आपके सीखने का लेवल उतना अच्छा होगा। आइए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी बेटा, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल मैंने बोला था। बच्चों बी की वर्ब जो आप देख रहे हैं ना बोर्ड पे लिखी हुई, ये इंग्लिश में सबसे मेन वर्ब मैंने कही थी। इसके पीछे दो रीजन है, या मैं कह दूं एक ही रीजन है। रीजन क्या है सर? ये एक्चुअल में तीन तरीके के सेंटेंसेस में काम होती है बेटा। पहला बेटा, बी की वर्ब ऐसे सेंटेंसेस में आती है जहां पे हम आईएनजी की वर्ब से काम को चलता हुआ दिखाते हैं। दूसरा बेटा, इसी बी की वर्ब को हम नो एक्शन के लिए यूज करते हैं बेटा, जहां पे कोई काम नहीं है। तीसरा बेटा, इसी बी की वर्ब को हम पैसिव लैंग्वेज में यूज करते हैं। पैसिव लैंग्वेज का मतलब क्या होता है बेटा, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। इस सेंटेंस को सुन के सारे बच्चे बताना जो मैं पूछूंगा। मैंने कहा बच्चों आप सबके सामने खाना बन गया, सेंटेंस को सुनना बड़े ध्यान से, खाना बन गया। आप में से कितने लोगों को इस सेंटेंस को सुनने के बाद पता चला कि इसमें खाना बनाने वाला कौन है? क्या मैंने कहीं भी बताया? अच्छा देखो, मैंने एक सेंटेंस फिर बोला, कल मेरी बाइक चोरी हो गई। क्या इस सेंटेंस में आपको कहीं पे कोई काम दिख रहा है चोरी होना? है ना? अच्छा, क्या इस सेंटेंस में आपको कहीं पे ये दिख रहा है कि चोरी करने वाला कौन है? तो इसका मतलब इस सेंटेंस में हमारे पास डूअर नहीं है, काम का करने वाला नहीं है। तो जिन सेंटेंस में काम के करने वाले को हम नहीं दिखाते, या फिर दिखाते उस पे पर जोर नहीं देते, तो ऐसे सेंटेंस पैसिव होते हैं। इसलिए आप जब गैस का सिलेंडर बुक करते हैं तो वहां पे आपकी स्क्रीन पे लिखा होता है योर गैस सिलेंडर हैज बीन बुक्ड। वो बीन के साथ, बी की थर्ड फॉर्म बीन से लिखा होता है, क्योंकि उस मैसेज में कहीं भी नहीं लिखा होता सर कि बुक किस व्यक्ति ने किया है। जब आपके अकाउंट में पैसे डलते हैं या निकलते हैं तो लिखा रहता है सर बीन क्रेडिटेड और बीन डेबिटेड। वो बीन के साथ थर्ड फॉर्म क्यों लिखी होती है सर? क्योंकि वहां पे कहीं किसी ने नहीं लिखा कि मनोज नाम के, सुरेश नाम के उस व्यक्ति ने आपके खाते में पैसे जोड़ दिया, निकाल दिए, क्योंकि वहां करने वाले पे हम फोकस्ड ही नहीं है। हम इतना सा फोकस्ड हैं पैसे जमा हुए या नहीं हुए, निकले या नहीं निकले, करने वाले पे फोकस नहीं है सर। तो तीन तरीके के सेंटेंसेस में बेटा बी की वर्ब आती है। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें काम को चलता हुआ दिखाए, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई अलग से काम ही नहीं है, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सर हम करने वाले की जगह उस पे फोकस्ड हैं जिसके साथ काम हो रहा है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि दिस इज माय टारगेट, कि आने वाले कुछ दिन में मुझे ये तीनों लेवल इंग्लिश के सीखने हैं। इससे होगा क्या कि आपकी भाषा का जो एक्सपेंशन है दैट विल इंक्रीज। आई नीड टू गो फॉर इट। एवरीबॉडी ये सुनो, से क्लियर हुआ मेरी बात? जी बेटा, दिखा सकते हैं। देखिए आपने मेरी बात पे गौर देना, मैंने एक बात बहुत मन से बोली थी। पैसिव लैंग्वेज में दो बातें होती हैं। क्या? एक तो हम कि काम के करने वाले को दिखाना ही नहीं चाहते, एक हम उसको महत्व नहीं देना चाहते बेटा। जैसे देखिए खाना बन गया, मम्मी कह रही खाना बन गया। अब सबको पता है कि खाना किसने बनाया है, तो मम्मी को कहना नहीं पड़ता कि मेरे द्वारा खाना बन गया, मैंने खाना बना दिया। कभी देखा हो अपने घर में मम्मी ऐसे कभी नहीं बोलती मैंने खाना बना दिया, क्योंकि अंडरस्टूड है मम्मी खाना बनाती तो उनको लगता है भाई मैं क्या बताऊं मैंने बना दिया। तो अक्सर वो हमें क्या बोलती है, आज कपड़े धुलेंगे तो गंदे कपड़े बाहर रख के जाइयो। तो ये हमें पहले से कंफर्म्ड है कि इस घर में कपड़े धोने वाला काम जो आज होगा उसको करने वाला कौन है। तो बताने की आवश्यकता ही नहीं महसूस हुई, बताने की कोई आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई। एक तो ये पैसिव लैंग्वेज है। एक जहां पर हम चाहते नहीं है बताना। मेरा दोस्त आ गया, थोड़ी देर बाद उठ के चलने लगा, मैंने कहा कहाँ जा रहा है, बैठ यार चाय बन रही है पी के जाइयो, चाय बन रही है पी के जाइयो। मुझे नहीं लगा यार ये नेसेसरी है कि मैं इसको ये बताऊं कि चाय बनाने वाला काम कौन कर रहा है। मुझे लगा बस इतना सा बोलूंगा तब भी बात बन जाएगी, चाय बन रही है पी के जाना। तो यहाँ पे भी वही बात हुई सर कि मुझे काम के करने वाले को दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पर कई बार हम क्या करते हैं, काम पे ज्यादा महत्व होता है, करने वाले पे भी होता है पर उसको कम।
जैसे देखिए, सरकार के द्वारा नई पॉलिसीज लेके आई गई हैं, तो हमारा फोकस नई पॉलिसीज पे है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। तो जब हम ऐसे कहते हैं ना के द्वारा, तो हमारा उसमें मेन फोकस्ड होता है उन चीजों पे जिनके साथ काम हुआ है। तो ये तीन ऐसी कंडीशंस है सर जहाँ पे पैसिव लैंग्वेज को हम बोलते हैं। जब पैसिव पढ़ेंगे तो आपको विस्तार से चीज बुलवाई देंगे, लिखवा भी देंगे सर। अभी हम इस पे चले बेटा, शुरू करें एवरीबडी। चलो तो सर एक बार कहते कैसे कहते शुरू करते हैं। हाँ जी, अपनी आवाज उठा ले, थोड़ा तेज बोले। आप गलती कर रहे हैं सर। हाँ जी, मेरी तबीयत खराब है। आई एम अंडर द। अच्छा ठीक है, मैं सहमत हूं आपकी बात से। आए, मुझे ऊंचा सुनता है। कितने तरीके के सेंटेंसेस हैं? एक्शन और, एक्शन और, मैं टीचर हूं। नहीं, एक कैसा सेंटेंस है? मैं पढ़ा रहा हूं। अच्छा, हमने कहा जिन सेंटेंस में अलग से कोई काम नहीं है, तो क्या वहां पे वर्ब अपने पास से बनानी पड़ती है? क्यों? बहुत बढ़िया सर। सर ने हमारे जैसे बोला है कि सर टाइम दिखाने के लिए, किसी भी सेंटेंस में टाइम दिखाने का जो काम करती है बेटा, वो वर्ब करती है। जैसे आप इस सेंटेंस में जब एम लगा के कह रहे हैं, तो आपको लगता है साफ साफ सुनने से कि इस समय मेरी तबीयत खराब है। अगर ये सेंटेंस एम से ना होके सेंटेंस वोज से होता, तो शायद आप लोगों को लगता कि तबीयत खराब थी पर अब ठीक है। तो यानी कि जो बी की वर्ब आप जिसे देख रहे हैं ना बेटा, ये सेंटेंस में टाइम दिखाने का काम कर रही है। तो इसलिए कहते हैं एक सेंटेंस में वर्ब की फॉर्म चाहिए चाहिए, क्योंकि वो टाइम दिखाती है। एवरीबडी यस नो? मैं आगे बढ़ जाऊं सर। अब हमारा टारगेट ये है कि सर ये सभी वर्ड्स कैसे अच्छे होंगे। चलिए तो फिर पहले वर्ड से शुरू करते हैं आज। अब देखिए मैंने क्या करा, आराम से बैठा हूं, गर्दन लटकाए बैठा हूं। आपको लगा यार पता नहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। होता ना एक बार कैसा लगता है कुछ तो गड़बड़ है यार। एवरीबडी यस नो? एक वर्ड बोलते हैं इसके लिए सर, फिशी। फिशी। कई बार कहते हैं ना दाल में काला है, गड़बड़ घोटाला है, तो उसमें फिशी वर्ड आता, फिशी। इसे पूरे सेंटेंस को ऐसे बोलते हैं बेटा, समथिंग इज, पूरा बोलिए सर। मुझे एक बार बताइए, ईमानदारी से बताइए, क्या सेंटेंस में ये इज क्यों लगा? आप मुझे बता सकते हैं? शायद इस सेंटेंस में कोई काम नहीं था। गड़बड़ में क्या काम होता है? गड़बड़ में कोई काम ही नहीं है। तो एक बार पूरा बोलिए सर, एक बार वो बोल दो बेटा। कुछ बोलते हैं ना, हम अक्सर बोलते हैं कुछ गड़बड़ है। हम तो ऐसे बोल देते समथिंग इज रॉन्ग, पर इतना ही एक प्यारा एक्सप्रेशन है बेटा जो लोग बोलते हैं, समथिंग इज फिशी। दैट्स ग्रेट। फिर से बोलिए सर। जब आपने समथिंग इज फिशी बोला है, तो बेटा एक सेंटेंस और बोलना सीख लीजिए सर, जैसे नथिंग। पूरा बोलिए सर। कुछ गड़बड़ नहीं है, कहते कोई गड़बड़ नहीं है। नथिंग इज फिशी। दैट्स ग्रेट। एक बार फिर बोलिए सर। सर दोनों सर। अच्छा, आपको ना जितनी बार हम कहते हैं एक बार फिर बोलिए, उस टाइम पे आप लोगों को एक बर्डन फील नहीं होना चाहिए, क्या यार अभी तो बोला था फिर बुलवा लिया। सर ध्यान से देखिए, आप स्पोकन की क्लास में बैठे हैं, तो जितना ज़्यादा हम बुलवाएंगे आपके वोकल कोड्स उतने अच्छे रहेंगे सर। बोलना पड़ेगा, टंग ट्विस्टर्स खुलेंगे आपके। अच्छा रहेगा बेटा, बोलना चाहिए हमें। ठीक है, तो कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज फिशी आपको लगा, तो आप मेरे पास आए, आपने कहा कि सर बात क्या है। संदेश में आएगा सर। अभी देखना, अब बी की वर्ब को बहुत लेके आएंगे। जैसा बोला व्हाट्स द मैटर, कई बार कहते बात क्या है, व्हाट्स द मैटर। हाँ जी, क्लियर हुआ? मैंने कहा कुछ खास नहीं, नथिंग सीरियस। जब कहते कुछ, तो क्या बोलेंगे बेटा? नथिंग। तो आपने कहा देखो झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई। हाँ जी, वेरी गुड। डोंट। मैंने कहा नहीं यार ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। मैंने वैसे बीच में तीन चार ऐसे वर्ड बुलवाए जो रोज बातचीत के बीच में बोलते हैं, जानबूझ के बुलवाए सर। ये कंसेप्ट तो मेरा दूसरा ही है। सब बोले इट्स नॉट लाइक दैट।
अच्छा वो दोबारा से आना सर, आपने दूर से मुझे देखा और जब मैं हताश बैठा हूं तो आपने मेरे अपने मन में क्या लगा यार कुछ, और जब मैंने कहा कुछ गड़बड़ नहीं है, नथिंग इज, तो आपने फिर पूछा बात क्या है बताओ ना, व्हाट्स द मैटर। मैंने कहा कुछ खास नहीं, नथिंग। आपने कहा झूठ मत बोलो। हाँ सर, सारे वर्ड समझ में आए थे आपको, अपनी बात पे आते हैं। अब देखिए, कुछ लोगों का नेचर होता है सर, कैसा नेचर होता है कि वो अपनी बातों को ज्यादा दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। एवरीबडी ये सुनो, ऐसे व्यक्ति को इंग्लिश में इंट्रोवर्ट कहते हैं। इस वर्ड को, इंट्रोवर्ट को, जो मैंने लिखा है वो पहले लिखा, और मैं आप लोगों को अब यहाँ थोड़ा सा, देखिए मेरी अक्सर एक आदत है कि मैं इंटरनेट पे ले जाकर बच्चों को कुछ वर्ड्स बार बार इसलिए दिखाता रहता हूँ कि उनको पता चले कि वहां पर क्या कमियां या क्या वर्ड्स हैं वो जिनको हमें पता होना चाहिए सर। सर यहाँ पे जो इंट्रोवर्ट आप देख रहे हैं ये कैसा व्यक्ति होता है, कैसा पर्सनैलिटी होता है, कैसा पर्सनैलिटी, जो रिजर्व्ड होता है नेचर से। रिजर्व्ड नेचर कैसा होता है बेटा, जिसमें हम ज्यादा चीजों को शेयर नहीं करते, अपने तक सीमित रखते हैं। अक्सर ऐसा व्यक्ति शांत रहता है, चुप रहता है, बोलता नहीं ज्यादा, क्वाइट रहता है, और कोशिश रखता है कि वो ज्यादा से ज्यादा इंट्रोस्पेक्ट करता रहे। इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्टिव, इंट्रोस्पेक्ट एंड इंट्रोस्पेक्टिव। बेटा इंट्रोस्पेक्ट होता है अंदर ही अंदर मन में मंथन करना, अंदर ही अंदर चीजों के बारे में सोचना, उसे इंट्रोस्पेक्ट कहते हैं। कई बार कहते हैं अपने मन में झांक कर देखो, इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ ऐसे बोलते हैं, इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ। आप एक बात को जब तक नहीं समझेंगे कि किसी भी भाषा में सेंटेंसेस के साथ उनके वर्ड्स का बहुत अच्छा जरूरी है, क्योंकि आप भाषा के सेंटेंसेस सीखने का मतलब है बोलने का ढंग सीख रहे हैं, और वर्ड सीखने का मतलब है आप सिचुएशंस सीख रहे हैं। सब मुझे पता है कि किसी भी सेंटेंस में आईएनजी कैसे लगता है, तो ये मेरे को तरीका आया बेटा, पर भाषा नहीं आई है। लैंग्वेज आने का मतलब क्या है, अब मुझे वो हर काम आना चाहिए जिसमें मैं आईएनजी लगा सकता हूँ। ये मेरी भाषा का एक्सपेंशन है। और किसी भी लैंग्वेज में एक्सपेंशन जो आता है सर, वो आता है उसके वर्ड्स से, उसकी वोकेबलरी से। वो बहुत अच्छी होनी चाहिए बेटा। मैंने अभी एक वर्ड बोला सर, अच्छा होना चाहिए, उसे इंग्लिश में बोलते हैं अप टू द मार्क। अप टू द मार्क। आने वाली 1 मिनट में ये सारी बातें हमारी इंग्लिश में बोलती चलेंगी सर, प्लीज इसको अपनी कॉपी का हिस्सा बना लेना। सो अप टू द मार्क का मतलब होता है सर कोई भी चीज उस लेवल की है जिस लेवल का उसको होना चाहिए, यानी कि बहुत अच्छा। जब चीजों को हम बहुत अच्छा कहते हैं तो अप टू द मार्क कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वेरी गुड, फिर से बोलिए। बहुत बढ़िया सर। आप कहीं पर गए, आपने वहां का मैनेजमेंट देखा, देख के लगा यार बहुत बढ़िया, लाजवाब, वेरी गुड, आपको लगा मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, अप टू द मार्क। आप चंडीगढ़ में जाएंगे तो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देख के लगे यार बहुत बढ़िया है, वाकई में, तो कैसा फील होगा? अप टू द मार्क। एक बार जी बेटा। हम्म, नहीं उसके लिए थोड़ा सा अलग वर्ड होगा, पर उसमें एक सेंटेंस के साथ आएगा। मैं बिल्कुल कराता हूँ, एक बार इसको करवा दूं मैं, फिर बताता हूँ। सब मुझे बताइए, मैंने आपके सामने कहा कि कुछ लोग कैसे होते हैं नेचर से। सब फिर से बोलिए। अक्सर कैसे रहते हैं? हाँ जी। मन ही मन सोचते हैं, तो खुद के बारे में सोचो। हाँ जी। ऐसा व्यक्ति जो अंदर ही अंदर चला, तो इंट्रोस्पेक्टिव उस व्यक्ति को कहते हैं, इंट्रोस्पेक्टिव। जो ऐसा व्यक्ति जो अंदर ही अंदर चीजों को रखता है उसे इंट्रोस्पेक्टिव कहते हैं। मतलब ऐसा हो जाना, ऐसी अवस्था में चले जाना, खुद ही मन विचार रखता हो, इंट्रोस्पेक्टिव कहते हैं। ये सारी क्वालिटी किस व्यक्ति में होती है? जो व्यक्ति नेचर से कैसा होता है? इंट्रोवर्ट। एवरीबडी ऐसे नो, सर क्लियर हुआ? अब देखो इंट्रोवर्ट आपने सीखा है, सर लिख लिया था ना सबने? इंट्रोवर्ट आपने सीखा है, तो इसी के जैसा एक वर्ड और यहाँ पे देखिए,
एक्सट्रोवर्ट। ये ऐसे लोग होते हैं जो अपने मन में किसी बात को रखते नहीं, सीधा सामने वाले के सामने बोल देते हैं। तो जो मनी मन रखता है वो इंट्रोवर्ट, और जो ज्यादा बोलता है अपनी बातों, देखो, अ पर्सन हु इज कॉन्फिडेंट एंड फुल ऑफ लाइफ एंड प्रीफर्स बीइंग विद अदर पीपल टू बी बीइंग अलोन, यानी कि अकेले होने की अपेक्षा वो लोगों के साथ रहना पसंद करता है, घुलना मिलना पसंद करता है, उनसे बातें शेयर करना पसंद करता है। कुछ लोग देखे होंगे आपने जो लोगों से मिलते रहते हैं, घुलते मिलते रहते हैं, उनके बारे में बात करते रहते हैं, उनसे मिलके बातचीत करते रहते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है सर। कुछ लोग कहते हैं ज्यादा किसी से घुलना मिलना नहीं है, अपने में सीमित रहना है, एक ऐसा नेचर भी होता है। तो जिन लोगों का नेचर ऐसा है कि वो अपने साथ ही खुश हैं, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं, वो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। और ऐसे लोग जो ज्यादातर दूसरे लोगों से घुलते मिलते हैं, उनसे बहुत बातें करते हैं, वो लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है, कौन सी क्वालिटी एक व्यक्ति में होनी चाहिए? सर आज की क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं अब। सर क्या लगता है, एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट? तो इसका मतलब इस क्लास में बैठे लोगों का मानना है दो बातें। सब बोर्ड पे लिखे दो शब्दों को पढ़िए, क्या लिखा है? हाँ जी। सर प्लीज पहले बोल दीजिए, शुड और शुड नॉट। एक बार लास्ट। अब मैं आप लोगों को एक लाइन से ग्रामेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहा हूं, सुनना। शुड एंड शुड नॉट ये मॉडल्स होते हैं, ये अलग से बोल रहा हूँ। मॉडल्स क्या होते हैं? जैसे कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट में, माइट, मॉडल्स हम पढ़ते हैं। एक बात आपको पता है नहीं पता है, पर अब पता हो जानी चाहिए कि जितने भी मॉडल्स होते हैं एक्चुअल में टाइम को दिखाते हैं। जैसे अगर आपने शुड बोला ना, शुड या शुड नॉट बोला, तो इससे साफ साफ क्लियर है कि इस समय, किस समय? जिस समय में आप और मैं खड़े हैं, अब ऐसा होना चाहिए। तो शुड जो वर्ड है वो इस टाइम को दिखा रहा है जिस टाइम में आप और मैं खड़े हैं। तो इसका मतलब शुड से तो प्रेजेंट का टाइम पता चल ही गया। तो जो जो मॉडल संडेस में आता है बेटा, वो अपने आप में टाइम को दिखा रहा है। कैन के सेंटेंस में आपको अलग से टाइम दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कैन अपने आप में एक टाइम है, शुड भी अपने आप में टाइम है। बताइए सर, क्लास में एक एक बच्चा जो बैठा है, शुड किस टाइम को दिखाता है, जो आएगा या है? बहुत बढ़िया सर। अच्छा, क्या सेंस रखता है जिन बच्चों को नहीं पता, कोई भी काम हमें लगे कि हमें करना चाहिए, तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं शुड, और नहीं करना चाहिए शुड नॉट। बहुत बढ़िया सर, एक बार फिर बताइए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब मॉडल तो अपने आप में मतलब अपने आप में टाइम दिखा देता है। अब देखिए सेंटेंस को पूरा करते हैं। आपको क्या लगता है सर, आपने बोला ना एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, किसको? आपको, मुझे, या हर किसी को? सबको ना? सब बताइए ना, सबको ना? कोई एक या सब? जब हम कोई बात सबके लिए बोलते हैं तो वहां पे कोई हेशी लगाने की जरूरत नहीं है। वहां पे एक बहुत प्यारा सा वर्ड इंग्लिश में बोलिए सर, वन। सर कितनी बढ़िया बात आप सुने हैं ना सर, देखिए ना, प्लीज फील करें। जब आप किसी शब्द से इस दुनिया के सभी लोगों की बात करना चाहें, किसी को छोड़ना ही नहीं चाहते, आप चाहते कि मैं हर किसी व्यक्ति की बात कर दूं, है ना बड़ा प्यारा सा वर्ड वन। अक्सर आप देखोगे वन करके सेंटेंस लिख, वन शुड बी लाइक दैट, वन मस्ट, वन शुड, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस देखेंगे। वो वन कौन है बेटा? हर कोई, उसमें मैं आप सब आगे, कोई छोड़ा ही नहीं, एवरीबडी। इट्स ग्रेट सर। हाँ, आपका मन है इसको चेंज करने का, कर दीजिए सर। आप इसमें वन की जगह अब पर्सन लिख सकते हैं। सब बोलिए, वन, मैं बुलवा देता हूँ बेटा, वन शुड, वन शुड, चेंज करते हैं, अब पर्सन शुड। आगे देखिए, एवरीबडी शुड, तीनों बोलते हैं, वन शुड, अब पर्सन शुड, एवरीबडी शुड। क्लियर है आपको मेरी बात? सब आप भूल गए, आई हैव गॉट इट। आपने कहा था जब समझ में आएगा तो क्या बोलेंगे, तो ऐसे मिस नहीं करना चाहिए सर। अच्छा तो बताइए सर, शुड आ गया, शुड नॉट आ गया, टाइम पता चल गया। एक बात और अब आपको नहीं भूलनी चाहिए सर, आपने याद हो तो बी की वर्ब बोर्ड पे लिखकर याद करी थी। क्या इस क्लास में बेटा हर बच्चा मुझे याद दिला सकता हो बी की वर्ब के बारे में? तो बताइए सर, क्या था? बी इज, एम, आर, दैट्स ग्रेट। एक बार
तो बी की वर्ब तो हमें याद हो गई अब। अच्छा देखिए, इज एम आर प्रेजेंट को दिखा रहा है, शुड बी। तो कहते हैं सर जब मॉडल आ जाते हैं ना, तो वहां पे टाइम दिखाने की आवश्यकता बचती नहीं है, क्योंकि वो खुद ही मॉडल टाइम दिखाते हैं। तो मॉडल्स के बाद जब वर्ब आएगी ना बी की, तो उसको ना टाइम में बदलने की जरूरत नहीं है। तो क्या करें सर, टाइम में बदलेंगे तो इज एम आर हो जाएगा, नहीं बदलेंगे तो सिंपल बी रह जाएगा। तो बी की वर्ब कभी भी टाइम, क्योंकि वो मॉडल के लिए आती है। जब बी लगाते हैं ना, आप कभी देखो, आपने ऐसे बोला कभी आई बी फाइन? सोचो, इस सेंटेंस को कभी आपने ऐसे बोला आई बी फाइन? क्यों नहीं बोला सर? क्योंकि यहाँ पे कोई मॉडल नहीं है सेंटेंस में जो टाइम बता दे, तो आपको बी की वर्ब से टाइम दिखाना पड़ेगा, इसलिए आपने बोला हमेशा आई एम फाइन। पर आपने कभी देखा तो लोग ऐसे बोलते हैं यू शुड बी फाइन। सर इसमें बी क्यों लगाए, यू शुड एम फाइन क्यों नहीं कहा, या यू शुड आर फाइन क्यों नहीं कहा, इज फाइन क्यों नहीं कहा? क्योंकि सर इसमें शुड खुद टाइम दिखा रहा था, तो वर्ब की जरूरत ही नहीं अब टाइम दिखाने के लिए, तो बी को बी रख दिया। तो प्रेजेंट में जब आपको बी की वर्ब से टाइम दिखाना तो इज एम आर लगाओ। पर जब मॉडल में बात करनी है, वहां पे कोई अलग से वर्ब नहीं है, तो फिर आप एक काम करिए कि मॉडल तो लेके आना ही था, टाइम दिखाने की जरूरत है नहीं, वर्ब की तो जरूरत पड़ेगी, तो वर्ब की जरूरत बी की वर्ब पूरी कर देगी। अब देखिए मैंने क्या बोला सर, एन एक्सट्रोवर्ट। तो पूरा बोल के देखिए, वन शुड, एक बार लास्ट, वन शुड बी एन, सर क्या नहीं होना चाहिए? वन शुड नॉट बी। आप सिंपल देखो, ये यहां पे ना इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वन शुड बी। ये स्पीकिंग में चलता है सर, स्पीकिंग में ऐसे बोल देते हैं, वन शुड बी एक्स्ट्रो वन। बेटे बेटे पता है क्या होता है वैसे, नाउन जो होते हैं नाउन, वो अपने साथ आर्टिकल्स लेते हैं, अगर वो कोई एक की तरफ इशारा करते हैं तो। पर सर वो बहुत बड़ा डेप्थ लेसन है सर, वहां पे चलेंगे ना बाद में, अभी तो हम बी को पूरा कर लेते हैं। सर आपको पता चला इज एम आर कब आएगा? क्या आपको पता चला इज एम आर बी में कब बदलेगा? जब कैसा सेनेस आएगा, मॉडल का। कैसा सेनेस आएगा सर? एक छोटा सा वर्ड बोलते हैं क्लास में, बोलेंगे सर अटेंटिव। सुना नहीं सर? जब हम पूरा फोकस्ड होते हैं ना सर, किसी भी चीज पे बिल्कुल ऐसे फोकस्ड हैं, एक एक चीज पे ध्यान है, कुछ मिस होना ही नहीं चाहिए, इतना फोकस्ड, हर चीज पे फोकस्ड, ऐसे व्यक्ति को अटेंटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया सर। एक स्टूडेंट को ऐसा होना चाहिए ना सर? क्या लगता है सर, एक स्टूडेंट अटेंटिव होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्या अटेंटिव कोई काम है? एक बार लाउड एंड क्लियर गाइस। अच्छा मुझे बताइए, पिछले एक घंटे में क्या आपको कहीं भी एक पल पे भी ऐसा महसूस हुआ कि मेरी आवाज नीचे चली गई या मेरे एफर्ट्स में कमी आई? सब मुझे पूरा दिन भी काम करूंगा तब भी नहीं आने दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है मेरी पहली जिम्मेदारी ये है कि क्लास में बैठे हर बच्चे को अपना बेस्ट देना है, मुझे अपना बेस्ट देना है। और मैं हमेशा ऐसा ही आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग भी अपना बेस्ट लगाएंगे। तो प्लीज बेटा, ट्राई टू बी, है ना? तो मैंने कहा सर जब हम पूरा पूरा किसी चीज पे फोकस्ड होते हैं तो वहां पे कौन सा वर्ड आता है? अटेंटिव। क्या एक स्टूडेंट को ऐसा होना चाहिए? समय सा बोले अ स्टूडेंट। एक बार इससे पहले बोला था अ पर्सन। बेटा जी, ये आर्टिकल ए का मतलब एक भी होता है और हर एक भी होता है, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। हमने स्कूल टाइम से ये सुना है कि आ का मतलब एक होता है, बेटा बिल्कुल होता है, पर आ का मतलब हर एक भी होता है। मेरे साथ बोला सर, अ डॉग, आपको बचपन की याद दिला रहा हूं, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। कौन सा एक कुत्ता बड़ा फेथफुल है? तो फिर आपने महसूस नहीं किया क्या कुछ बच्चों ने? नहीं मैं ही नहीं कह रहा हूं, फिर भी किया नहीं होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं, रह गया होगा बेटा मैं सोने से। एक और बड़ी साथ बोले सर, अ काउ, मन से बोलना था सर, अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल। बताइए सर मैंने किस गाय को यूजफुल कहा, किस गाय को उपयोगी कहा? सभी को कहा सर। तो ये जो आ देखते हैं ना, आप हमेशा पढ़ते वक्त फील किया करो बेटा, हो सकता है कि इसका मतलब वो ये कह रहा हो कि एक, और हो सकता है कि इसका मतलब वो कह रहा हो हर एक, हर कोई। क्लियर हुआ सर? तो देखिए, आप चीजों की जब समझ रखते हैं ना सर, तो उसको पढ़ने का नजरिया बदल जाता है सर, योर पर्सपेक्टिव चेंजेस। व्हेन वी हैव
द रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट्स. सो वी रियली, बहुत सारे लोग ये क्लेम करते, दावा करते हैं, व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग वी डोंट नीड ग्रामर. मैंने कहा हाउ कम इट इज पॉसिबल. ये लोग जो कहते हैं सर बोलने में ग्रामर नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ कि इन लोगों को खुद शायद ये नहीं पता कि ग्रामर का मतलब क्या है. बच्चों, ग्रामर का मतलब होता है किसी भी शब्द को यूज करने का तरीका. बहुत सरल शब्दों में बता रहा हूँ बेटा, ग्रामर का मतलब है किसी भी शब्द को यूज करने का तरीका. वो ये कह रहे हैं कि किसी शब्द को आप गलत तरीके से भी यूज करोगे कोई दिक्कत नहीं है. हाउ कम इट इज पॉसिबल सर? सोचिए आप. और जब चीजों की समझ नहीं होगी, जैसे अ को कैसे यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, ये पता है तो उससे भाषा का कितना लेवल बढ़ा. जैसे आपने कहा यार आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, तो अ अपने आप निकल आया. पर मैंने कहा हर एक इंसान को, हर एक महिला को, हर एक बच्चे को, हर एक पुरुष को, हर एक स्कूल को, हर एक कॉलेज को. तो हमारे पास कई बार आता है एवरी कॉलेज. पर आपको पता है एवरी इसमें बहुत अलग वर्ड है, इसका अलग एक सेंस है. वाकई में आपको लगता है कि हमारा काम चल गया, एवरी का मतलब हर एक कॉलेज. पर जिस दिन एवरी को आप बहुत बारीकी से पढ़ लोगे तो आपको हो गया यार इतना कुछ था, हम इतना कुछ गलत सोच रहे थे. पॉइंट यहां आता है सर. पर क्या करें सर, आजकल बड़ा एक नया सा एक ट्रेंड आ गया है कि आसान होना चाहिए चीजों में, ऐसा कुछ बता दे मेन मेन सा क्या है, ऊपर ऊपर की बातें से पता चल जाए जिससे मेरा काम चल जाए. ये अक्सर लोगों की एक टेंडेंसी बननी शुरू हो गई है, पता नहीं क्यों सर. समय के साथ चीजें बड़ी बदल रही हैं. जैसे अब कोई भी वीडियो सामने आ जाए तो कितना भी क्वालिटी कंटेंट हो, पर उसमें क्या होता है कि छोड़ना यार, बस हो गया बहुत. हाँ हाँ पता चल गया अच्छी वीडियो है. नहीं कर पाते हम सर. रुकने का वो पेशेंस जैसी चीज तो बहुत कम हो गई है. मैं उस दौर में से टीचरों से 2004 से, कि जब मैं देखता था क्लास में बच्चे आके बैठ गए, सब वो बैठे हैं बिल्कुल, मतलब हिलना डुलना कुछ नहीं. उस दौर में हूँ जब मैं, मेरी दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी ठीक से, और मैं टीचर बन गया था. और वहाँ पे कंपनी के रोलेंस ब्रेकिंग है सर. आप मुरथल में वो उसमें बालगढ़ पे जाओगे, रोलेंस ब्रेकिंग है. वहाँ पे मैंने जो कंपनी के अकाउंटेंट्स थे, इंजीनियर्स थे, उनके वहाँ पे मैंने जाके बैच पढ़ाया था हमारी एकेडमी के. अब मैं तो अपनी टीचर के रूप में मैं वहाँ से गया था. तो मेरे से तो उम्र में पता नहीं कितने बड़े वो लोग थे सर, बट मैं देखता था कि वो 2.5 घंटे की क्लास लगातार होती थी, और सब कुछ खड़े हो गए हैं. और सर मतलब कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं उनसे उम्र में बहुत कम हूँ. और सीखने का लेवल क्या जवाब था. तो मैंने सर उस दौर को देखा है. कहते हैं ना सर, जो दोनों चीजें देख लेते हैं तो पता चल जाता है कि क्या चेंजेस आ गए हैं. तो शायद हम बहुत फास्ट होने लगे हैं. अब हम ये देखने लगे कि मतलब बच्चों को इंटरेक्ट करना आना चाहिए, मतलब वो जुड़े रहें, चाहे उसके लिए कुछ भी बोल दें हम, कोई अपशब्द मुंह से निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं है. जहाँ कहते थे शिक्षक के लिए उसकी भाषा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कि वो कैसे शब्दों का चुनाव करता अपने बच्चों के सामने, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर. अब वो बदल गया है. अब मैं देखता हूँ टीचर्स हैं सर, ओए तू ओ अप इधर आ. फिर हम अगले पल कहते बेटा अच्छे से बोलना आना चाहिए. तो हमें खुद तो नहीं आ रहा है, हम किसी को कैसे कह सकते हैं. तो मतलब देर आर न्यूमरस चेंजेस आई हैव मतलब फेस्ड और आई हैव सीन इन कपल ऑफ ईयर्स. चलो वो तो बात अलग है, पर मैं अपनी बात पे आता हूँ. अटेंटिव, सब बोले अटेंटिव. बेटा मैं कैसे बोलूं हर एक स्टूडेंट? क्या मैं अ स्टूडेंट कह सकता हूँ? सब बताइए प्लीज. क्या आ आर्टिकल अ का मतलब हर कोई भी होता है? सब बताइए ना प्लीज. पूरा बोले सर. अ स्टूडेंट शुड अटेंटिव या बी अटेंटिव? दैट्स ग्रेट. फिर से बोलिए सर. एक होता है सर लापरवाह, लापरवाह को बोलते केयरलेस. क्या बोलते हैं सर? तो ऐसा तो होना. अ स्टूडेंट सर, क्लास में आने के बाद बच्चे को कैसा होना चाहिए? इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट? कैसा नहीं होना चाहिए, है ना? जो आ रहा है मन में बताना चाहिए, पूछना चाहिए. सो अ स्टूडेंट, नहीं इंट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए. अ स्टूडेंट शुड नॉट बी. आर यू श्योर? ठीक है सर. तबीयत खराब के लिए कौन सा वर्ड था? अभी मेरी तबीयत खराब है. आई एम गुड. फिर से बोलिए सर.
सर इसमें एम लगा है, ये सुनो, ये कौन सा टाइम है? क्या इसी को दिखा रहा है? एम इसी को दिखा रहा है? चलिए एक काम करते हैं सर, कल रात की बात करते हैं। रात अब है या चली गई? अब तो मैं फिट हूं, अब मैं फिट हूं, पर रात को मैं, अब क्या बोलो, बीमार हूं या था? सो प्रेजेंट या पास्ट? दैट्स ग्रेट बेटा। आई एम या आई वॉज? पूरा सेंटेंस आने दीजिए। आई वॉज अंडर द, ये भी समझ में आया? सर एक वॉज है और एक वर है, ये सुनो। अच्छा ध्यान से देखिए, मैं कितने व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा हूं? और आप? एक, एक से ज्यादा? हाँ जी बेटा। सर ये बात हमेशा याद रखना कि वोज जो है ना, वोज वो हमेशा, तो आई ही शी इट दे, हाँ तो ज्यादा होने पर वर आता है। यू वी दे। चिंतित को क्या बोला तुमने? हाँ जी। क्या वरिड आदमी की पहचान हो सकती है? हाँ जी। मैं चिंतित हूं, मैं था। वरिड से अच्छा वर्ड यूज करना शुरू कर दो, अब लोग इसको बदल चुके हैं। लिखेंगे सर कंसर्न्ड, अब ये वर्ड यूज होने लगा है सर, बहुत यूज करते हैं लोग आज। कंसर्न्ड का मतलब चिंतित होता है सर, परवाह होती है, जिसमें केयर होती है, पता नहीं क्या होगा, इतना कुछ मन में चल रहा होता है, तो आदमी कंसर्न्ड होता है, कंसर्न्ड। क्या बोलते हैं सर? कंसर्न्ड। बहुत बढ़िया सर, फिर से बोलिए कंसर्न्ड। मैं हूं, हाँ जी। मैं था, होना चाहिए मुझे, आई शुड बी। एक वर्ड और देखते हैं ना सर, इंग्लिश में थोड़ा सा वोकेबलरी पे भी काम और कर लेते हैं ना सर। मैं ऐसा बोले माइंडफुल, एक बार बोल दीजिए। जब कहते हैं ना अटेंटिव, पढ़ा था आपने, जब हम हर चीज को सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, पूरा पूरा ध्यान लगा रहे हैं, अगर वो याद ना हो तो फिर ये याद कर लेना सर। ये भी बराबर से आज लोग यूज करते हैं सर, बोलेंगे माइंडफुल, पूरा सजग होते हैं, पूरा ध्यान किसी चीज पे होता है तो माइंडफुल होता है। अगर मान लो आप इस समय हैं तो आप क्या बोलेंगे सर? सर मेरी लास्ट लास्ट 5 मिनट की क्लास बची है सर बस, तो इस 5 मिनट में सर प्लीज दब के बोलिए सर, बोलिए सर मैं माइंडफुल हूं। एक स्टूडेंट को होना चाहिए सर। सर एक स्टूडेंट मतलब हर स्टूडेंट ना, तो अ स्टूडेंट शुड बी, मैं था, मैं था। एवरीबडी यस से नो? चलिए एक और नए वर्ड की तरफ इंग्लिश में चलते हैं सर। इस वर्ड को बोलते हैं पीविश। पूरा बोलिए सर, पीविश। फिर से बोलिए सर। कुछ लोग आपने देखे होंगे जो बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं, बहुत मतलब उनका पे खुद पे कंट्रोल ही नहीं है। होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बड़े चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, बहुत जल्दी उनको गुस्सा आता है। ऐसे लोग जो बहुत जल्दी गुस्से, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, ऐसे लोगों को हम इंग्लिश में पेविश कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? पेविश। शॉर्ट टेम्पर्ड भी कहते हैं सर। बच्चे ने एक टेम्पर्ड वर्ड बोला ना, शॉर्ट टेम्पर्ड, इससे कई तरीके से बोलते हैं बच्चों, मेरे साथ बोला सर शॉर्ट टेम्पर्ड। मन से बोलना बेटा, शॉर्ट टेम्पर्ड, हॉट टेम्पर्ड, इल टेम्पर्ड, बैड टेम्पर्ड, सबका मतलब सेम है। इल, आई एल एल, इल। सर टेम्पर्ड वर्ड से पहले इल, शॉर्ट, बैड, हॉट, हॉट, एच ओ टी, हॉट, ये सबका मतलब ये क्या है? मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको पता नहीं कब गुस्सा आ जाए। ये सुनो, अक्सर है सर इसमें एक गलत वर्ड बोलते हैं, मैं बताता हूँ। कुछ लोग इसे कहते हैं इल मैनर्ड, पर नहीं बेटा, इल मैनर्ड तो आदमी बदतमीजी में होता है, जिसको तहजीब नहीं होती उसको बोलते हैं इल मैनर्ड। तो ये गलती मत करना सर। इल टेम्पर्ड का मतलब है जिसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और इल मैनर्ड का मतलब है जो बदतमीज है, जिसको तहजीब नहीं है, शिष्टाचार जिसमें नहीं है, उसको इल मैनर्ड कहते हैं। क्या लगता है सर, एक व्यक्ति को होना चाहिए इल मैनर्ड? मैं तो पूछ रहा था आप लोगों से। सर सोचिए ना, आप है ना नई नई 10 बातें पढ़ो, मैं कह रहा हूँ आपने 5 बातें पढ़ी, पर 5 को इतनी सॉलिड प्रैक्टिस में पढ़ा है कि वो अपने आप निकल रहे हैं अब। तो मेरी तो विश्वास इसमें है कि 5 बातें प्रैक्टिस के साथ बढ़िया रहती हैं, अपेक्षा 10 के। इल मैनर्ड, हाँ जी बेटा।
कल रात, लास्ट नाइट, फिर से बोले सर लास्ट नाइट। एक सेकंड फॉर्म से बोलेंगे संडे स्कूल सर, पास्ट में सेकंड फॉर्म आती है। आई स्टेड इन अ होटल, फिर से बोले लास्ट नाइट। आर यू श्योर? अच्छा देखिए, मैंने कल रात में एक होटल में रुका, तो वहां पे जो स्टाफ था ना सर, उसमें से जो मैनेजर थे, होटल का मैनेजर, द मैनेजर ऑफ द होटल, बड़ा बदतमीज था यार। क्या बोलो, इज इल मैनर्ड या वॉज इल मैनर्ड? हाँ जी बेटा। मैनेजर की पोस्ट शायद एक ऐसी पोस्ट है चीजों को मैनेज, उसका तो तहजीब में होना बहुत जरूरी है सर, मानते हैं ना? अब मैनेजर कैसा नहीं होना चाहिए सर? क्या ऐसे एक मैनेजर को इल मैनर्ड होना चाहिए? सर मैं तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो पूरा बोले सर, अ मैनेजर शुड नॉट बी, और गुस्से वाला नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी शॉर्ट टेम्पर्ड भी कह सकते हैं। ये तो बहुत सुंदर वर्ड लिखा बोर्ड पे, पेविश, शुड नॉट बी पेविश। ये आपको मिलेगा यूज होते, पर थोड़ा भी लेस कॉमन वर्ड है। हॉट टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड बहुत यूज होता है। एक वर्ड मैं बोलूंगा सर, सॉफ्ट स्पोकन। ये ऐसे लोग होते हैं जो बहुत बहुत मतलब बहुत प्यारा बोलते हैं, मतलब उनका पोलाइट होते हैं अपने शब्दों में। उनसे बात करके लगता है वाह यार कितना सॉफ्ट व्यक्ति है ये। बहुत प्यारा बोलने वाले लोग जो बहुत बहुत सॉफ्ट होते हैं, ऐसे शब्दों का जिनके पास कलेक्शन होता है जो लोगों की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करते। सॉफ्ट स्पोकन का मतलब नहीं सर आप बहुत बदतमीज व्यक्ति हैं, ये सॉफ्ट स्पोकन नहीं है कि मैंने बहुत प्यारे शब्दों में आपको ऐसा बोला है ना? आप किसी को कह दें अरे आप तो बहुत घटिया व्यक्ति हैं यार, ये सॉफ्ट स्पोकन नहीं होता सर। हम अक्सर सोचते हैं सॉफ्ट स्पोकन का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत बहुत धीमे बोलता है, बहुत हार्श टोन में नहीं बोलता। नहीं सर, जिसके शब्दों का कलेक्शन बहुत अच्छा है, उसके वर्ड्स ऐसे नहीं है जो लोगों की फीलिंग्स को हर्ट करते हो, बल्कि उसके वर्ड्स ऐसे हैं जो लोगों को कंफर्ट फील करवाते हो, जो बात को लहजे से कहना जानता हो, तहजीब में कहना जानता हो। ये दो तीन क्वालिटी ऐसे व्यक्ति में होने चाहिए, ऐसे व्यक्ति को हम सॉफ्ट स्पोकन कहते हैं। सो मेरे हिसाब से एक मैनेजर को होना चाहिए सर, अ मैनेजर शुड बी, एवरीबडी यस नो। एक और वर्ड जब यहां तक सीखा है तो एक और मैंने ऐसा बोले सर, एमिएबल। सर फिर से बोलिए, एमिएबल। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो मिलनसार किस्म के होते हैं, जिनके नेचर में घुलना मिलना होता है ना, जो अच्छे से घुलते मिलते हैं, जो एक्सट्रोवर्ट थे। एक्सट्रोवर्ट तो एक नाउन था, आपने देखा हो, एमिएबल एक एडजेक्टिव है, विशेषता का वर्ड है। बड़ा प्यारा वर्ड है सर। एमिएबल का मतलब मिलनसार। जैसे बच्चे देखना आप होते हैं, छोटे जो बच्चे होते हैं, आप 10 मिनट बात करो सबके दोस्त बन जाएंगे। उनमें नेचर है सर, वो घुलना मिलना उनको पसंद है। चिल्ड्रन, सब बोले चिल्ड्रन आर एमिएबल। हाँ जी, चिल्ड्रन आर, एक इंसान को होना चाहिए, अ पर्सन शुड बी। सर आज का आखिरी सेंटेंस आ गया है, अ पर्सन की जगह क्या मैं वन कह सकता हूँ? तो पूरा बोलिए, वन शुड बी। सो आज आप लोगों के साथ मेरा 1 घंटे का ये सफर जो रहा, मैंने पूरी कोशिश करी कि आप लोगों की इंग्लिश में एक समझ डालूं। साथ ही साथ मेरी कोशिश रही कि आज कुछ सेंटेंसेस को मैं आपकी लाइफ में परमानेंट ऐड करने की कोशिश करूं। ये भी कोशिश रही कि अलग अलग व्यक्ति सिचुएशन के लिए कुछ वर्ड्स आप लोगों को मैं सिखाऊं। अगर आज की क्लास से कुछ लेके जाना तो दो बातें लेके जाना, एक तो वो वर्ड्स जो आपने सीखे, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि दो तरीके के सेंटेंसेस हैं, एक्शन और नो एक्शन। और उसमें ये लेके जाना कि सर जितने भी नो एक्शन के सेंटेंसेस हैं, इनमें अगर वर्ब नहीं मिलेगी तो अपने पास से लेके आएंगे जो बी है। मॉडल्स टाइम दिखा देते हैं, ये मैं उसकी बारीकी याद दिलवा रहा हूँ जो पढ़ा आपने। मॉडल्स खुद टाइम दिखा देते हैं, इसलिए मॉडल्स के साथ जब बी की वर्ब आएगी तो वो चेंज नहीं होगी। प्रेजेंट होने पर जब मॉडल नहीं होगा तो इज एम आर, पास्ट होने पर वॉज वर। ये हमने सब कुछ आज सीखा है। तो आज का दिन मेरा आप लोगों के साथ बहुत अच्छा रहा। अब हम लास्ट में हमेशा की तरह जो अपनी फिनिशिंग करते हैं सैटरडे की क्लास की, सही, सैटरडे की क्लास को हम एक रूटीन में ढाल लेना चाहिए।
पीछे तो मैं बहुत व्यस्त था, मेरा सर मैं नहीं दे पाया टाइम, और तबीयत का भी ऐसे ही रहा था कुछ, पर पीछे तो व्यस्तता ज़्यादा थी। तो इसको रिज्यूम मैंने किया है, 2-3 सैटरडे तो नहीं ले पाया, हर सैटरडे में इसको इसी तरीके से टाइम दें। पर इसमें 2 लोग चाहिए सर, आप लोग कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप क्लास में आए, और मैं भी एक अच्छे अच्छे लेसन्स प्लान करके आप लोगों के लिए लेके आऊँ, कि हर सैटरडे आपके पास कुछ ऐसा हो जिससे आपको सोचने पे कुछ मिले, वर्ड्स हो, चीज़ें हो, एक माहौल हो, सब कुछ हो। चलिए तो आज की क्लास को फिनिश करते हैं। फ्रॉम माई साइड टुडे क्लास इज ओवर, क्लास इज ओवर। जब कहते हैं सर क्लास पूरी हुई, पता चला इस क्यों लगा, ओवर कोई काम नहीं है, क्लास इज ओवर, टाइम इज अप, इसमें भी इसलिए लगा क्योंकि अब कोई वर्ब नहीं है, टाइम इज अप, नाइस मीटिंग यू। सर जब हम किसी व्यक्ति से मिलकर विदा लेते हैं और कहते हैं मुलाकात अच्छी रही, तो उसे नाइस टू मीट यू नहीं कहते सर, नाइस मीटिंग यू कहते हैं, नाइस मीटिंग यू। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, सी का मतलब देखना भी होता है और किसी से मिलना भी होता है, कहते हैं सी यू सून, जल्द मिलेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन, तब तक के लिए, सायोनारा। एक बार दोबारा से बोल लेते हैं सारे लोग, कुछ बच्चे नहीं थे पहले तो उसको देखते हैं। फ्रॉम माई साइड टुडे क्लास इज ओवर, टाइम इज अप, नाइस मीटिंग यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन, सायोनारा। हैव ए नाइस डे टू यू ऑल, बाय बाय। सायोनारा क्या होती है, एक बाय होती है, किस कंट्री की होती है, जापान। जापान के लोग जब बाय कहते हैं तो बोलते हैं सायोनारा, सायोनारा, बाय बाय।